बुजुर्ग माता पिता जिनके शरीर पर फटे पुराने कपड़े हैं और वह काफी ज्यादा गरीब हैं। वह एक मैरिज हॉल के बाहर खड़े होकर सोच रहे हैं कि अगर अंदर गए तो कहीं ये लोग बुरा ना मान जाए, क्योंकि उस मैरिज हॉल के अंदर किसी अमीर लड़की की शादी हो रही थी। दरअसल ये लड़की और कोई नहीं, उन्हीं की बेटी थी और वहां पर सभी लोग अच्छे खासे कपड़े पहनकर खड़े हुए थे। अब जब माता पिता वहां पर खड़े हुए थे और उसके बाद उनकी जब हिम्मत नहीं होती है तो वे एक व्यक्ति को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब देखो यहाँ पर किसकी शादी हो रही है। तो उसके बाद वह व्यक्ति उन्हें बताता है कि यहाँ पर ना एक साक्षी नाम की लड़की है, उसकी शादी हो रही है। तो उसके बाद उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आती है और वो कहते हैं कि आप ना उन्हें एक बार बाहर बुला दो, क्योंकि हम उनके माता पिता हैं। इस बात को सुनकर वह व्यक्ति एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि साक्षी का तो कोई भी अपना नहीं था, फिर ये उसके माता पिता कैसे बता रहे हैं। अब यह सोचकर एक बार तो उनसे मना करने वाला था, लेकिन फिर देखकर सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं सच में उसके गांव वगैरह से आए हों और माता पिता ही हों, मुझसे कोई भूल हो गई हो। तो इसी वजह से वह उनकी आंखों की तरफ देखता है तो उसमें सच्चाई दिखती है और वह साक्षी को बुलाकर यहाँ पर ले आता है। लेकिन जैसे साक्षी यहाँ पर आती है उसे बताया जाता है कि तुम्हारे माता पिता आए हैं, तो वह हैरानी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगती है। कहती है कि तुम्हें तो पता है ना कि मेरे कोई माता पिता नहीं है। लेकिन तभी वह व्यक्ति कहता है कि एक बार जाकर देख तो लो मैडम, शायद हो आपके ही माता पिता। तो उसके बाद साक्षी उनके साथ आती है, लेकिन दूर से देखकर जब वो लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं, यानी कि माता पिता अपनी बेटी को देखकर खुश हो रहे थे, तो उसी दौरान यहाँ पर जो साक्षी है वो उससे कह देती है कि इनको यहाँ से भेज दो, ये मेरे कोई माता पिता नहीं है और तुम्हें पता है ना मेरे माता पिता इस दुनिया में है ही नहीं। इस बात को कहकर वो तो वहां से उल्टी चली जाती है और उसके बाद वह व्यक्ति उनसे जाने के लिए भी बोल देता है। लेकिन उसके बाद दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उस व्यक्ति को लगने लगता है कि शायद मैडम झूठ बोल रही हैं। कौन थी वह साक्षी और क्या सच में ये उसके माता पिता थे? अगर साक्षी के माता पिता इतने गरीब थे तो वो इतनी अमीर कैसे हो गई? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मुंबई के पासी के सटे हुए एक गांव के अंदर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम होता है साक्षी। साक्षी के घर में उसके माता पिता हैं, जिसमें से पिता का नाम वेद प्रकाश होता है और मां का नाम सुमन देवी होता है। वेद प्रकाश और सुमन देवी को एक ही बच्चा हुआ था और उसके बाद डॉक्टर साहब ने बोल दिया था कि इससे आगे अगर आप बच्चे करोगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। अब ये बात सुनकर पहले तो वो उदास होते हैं, क्योंकि उनको पहली लड़की है और उन्हें अपना वंश भी चलाना है। लेकिन फिर पिता जो वेद प्रकाश होते हैं वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम अपनी बेटी को ही बेटों की तरह पालेंगे और जब ये बड़ी हो जाएगी ना तो इसकी शादी एक ऐसे लड़के से करेंगे जो घर जमाई बनकर रहने के लिए तैयार हो। क्योंकि उनके पास थोड़ी बहुत पुश्तैनी जमीन थी, उस पुश्तैनी जमीन के साथ ही वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। पिता खेती किसानी किया करता और उसके बाद अपनी इसी बच्ची को लाड चाव से पालने पोसने लगता है। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ जब बेटी की पढ़ाई लिखाई पीक पर होती है तो उसी दौरान पिता को उस जमीन को भी गिरवी रखना पड़ता है जिस पर वो खेती बाड़ी किया करता था। लेकिन पिता हिम्मत नहीं हारता है, अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने के लिए वह दूसरों के यहाँ पर मजदूरी करने लगता है। जब बेटी का खर्चा कुछ और ज्यादा बढ़ जाता है तो माँ भी पिता के साथ में मजदूरी किया करती है, क्योंकि जमीन को तो गिरवी रख रखा है, उसके पैसे भी पटाने हैं और साथ में बेटी की पढ़ाई भी है। तो इसी वजह से वो आप देखते हैं ना ताब दिन रात एक करके मेहनत मजदूरी किया करते हैं और अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए बड़े शहर में उन्होंने भेज दिया है। यानी कि बेटी मुंबई में रहकर पढ़ा करती है, वहीं पर उसके हॉस्टल का खर्चा और सारा कुछ वो यहीं से मैनेज किया करते हैं। अब बेटी भी माता पिता से प्यार तो किया करती है, लेकिन जब वह बड़े क्लास लोगों में मतलब हाई क्लास के लोगों में पढ़ाई लिखाई करने लगती है तो उसके बाद उसे अपने माता पिता का ओहदा काफी छोटा लगने लगता है। क्योंकि वहां पर जहां पर वह पढ़ा करती है वहां पर सभी बड़े बड़े घरों की लड़कियां हैं। किसी के पिता बड़े इंजीनियर हैं, किसी के पिता कंपनी के मालिक हैं, तो किसी के पिता प्रॉपर्टी डीलर हैं। यहां पर वो सभी के साथ पढ़ा तो करती है, लेकिन जब उससे लोग पूछने लगते हैं कि तुम्हारे पिता माता क्या किया करते हैं, तो उसके बाद वह अपने साथ के पढ़ने वाले बच्चों को बता देती है कि मेरा कोई इस दुनिया में है ही नहीं। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो साक्षी होती है वह अपनी पढ़ाई लिखाई को कर लेती है और पढ़ाई लिखाई को करने के बाद यहीं पर उसे एक नौकरी मिल जाती है।
उसके बाद जो साक्षी होती है वह नौकरी करने लगती है और अपने माता पिता से बोल देती है कि आप लोगों को ना पैसे भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं इतने पैसे कमा लिया करती हूँ और उसके साथ ही मैं अपनी पढ़ाई लिखाई को कर रही हूँ। माता पिता बड़े खुश होते हैं कि चलो बेटी अब अपने लायक कमा लिया करती है और हमें थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। लेकिन इस दौरान जब उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को इस तरह से अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा किया था, अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया था और समाज से हटकर काम किया था, तो समाज वाले कुछ लोग उन्हें ताना मारा करते हैं। कहते हैं कि देखो इस बेटी को पढ़ा लिखा रहे हो, किसी दिन तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और फिर देख लेना क्या होता है। लेकिन यहाँ पर पिता वेद प्रकाश और माँ सुमन देवी पर इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वह मुस्कुराते हुए गांव वालों की बातों को टाल देते हैं। कहते हैं कि देखो मेहनत करने का हमारा फर्ज है, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसा कहकर वो बातों को टाल देते हैं और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ अचानक से जब इन बातों को यानी कि बेटी को पैसे लिए हुए लगभग 3 से 4 साल बीत जाते हैं, तो उसी दौरान माता पिता को एक व्यक्ति बताता है कि तुम लोगों से कहा था ना कि अपनी बेटी को इतना मत पढ़ाओ। अब वो वहां पर जहां पर काम किया करती है वहीं के एक लड़के से प्यार करके उससे शादी कर रही है। उसने तो वहां पर यह भी बता रखा है कि उसके कोई माता पिता ही नहीं है। दरअसल जिस कंपनी के अंदर उनकी बेटी काम किया करती है उसी कंपनी के अंदर गांव का एक लड़का किसी काम से जाता है और वहां पर जब साक्षी से उसकी मुलाकात होती है तो उसके बाद वो साक्षी से बात तो करता है, लेकिन तभी उन लोगों को बताता है कि साक्षी हमारे गांव की है। लेकिन जब और लोग जिनसे वो मुलाकात करने के लिए गया था वो ये सुनते हैं कि वो उसके गांव की है, तो उसके बाद उससे कहने लगते हैं कि हाँ ये बेचारी बड़ी परेशान है, लेकिन अब कुछ दिनों में इसकी शादी होने वाली है फलाने नाम के व्यक्ति से। अब ये बात सुनकर उसे अचंभा होता है क्योंकि इसके माता पिता गाँव में है, लेकिन काम के सिलसिले में गया था और इसी वजह से वो बात उसके दिमाग से निकल जाती है। लेकिन अभी 2 दिन पहले जब उसे याद आता है तो उसके बाद वो अपने पिता को बताता है, क्योंकि शादी की डेट उसे बताई गई थी और डेट से 2 दिन पहले अचानक जब वह दिमाग को दौड़ा रहा था तो उसे याद आता है कि वो साक्षी लड़की मिली थी और उसने तो अपनी कंपनी में बता रखा है कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वह तो अनाथ है और अपने जीवन को अकेले जिया करती है। उसकी यहीं के एक लड़के से जिसका नाम विक्रम होता है जो कि बड़ी पोस्ट पर है, उससे शादी होने वाली है। और यह बात जब अपने पिता को बताता है तो उसे मौका मिल जाता है कि वह अब किसी भी तरह से वेद प्रकाश को नीचा दिखाए। वह उसके पास जाता है, उसे पूरी बात बताता है और इस बात को सुनने के बाद वेद प्रकाश इस बात पर विश्वास ही नहीं करता है। और उसके बाद जब वह उससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, तो उसके बाद वह अपने बेटे को बुलाता है और उससे कहता है कि बेटा इन्हें सबूत बताओ। तो उसके बाद वो कहता है कि मैंने उसे वहां पर देखा था और ऐसे ऐसे वो लोग बता रहे थे। तो उसके बाद माता पिता कहते हैं कि हम मान ही नहीं सकते इस बात को, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारी बेटी हमें धोखा भला क्यों देगी, वो हमसे प्यार कर रही है। तो उसके बाद यहाँ पर जो उनका बेटा होता है यानी जो व्यक्ति बताने के लिए आया था उनका जो बेटा था वह कहता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो खुद जाकर अपनी आंखों से देख लो, मैं आपको मैरिज हॉल बता देता हूं, 2 दिन बाद उसकी शादी है। इसके बाद वह उस कंपनी के उस व्यक्ति के पास फोन करता है और उससे पूछता है कि कौन से मैरिज हॉल में शादी होने वाली है। तो वह उसे बता देता है कि फलाने मैरिज हॉल में साक्षी और विक्रम की शादी होने वाली है। अब चूंकि कंपनी के व्यक्ति की शादी थी और कंपनी की लड़की थी तो इसी वजह से कंपनी के सभी लोगों को ज्यादातर पता था। और जब यह बात साक्षी के माता पिता सुनते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि ठीक है हम खुद जाकर देखेंगे और उसके बाद विश्वास करेंगे। यहां पर 2 दिन धीरे धीरे बीत जाते हैं। माता पिता को कभी डर भी लगता है कि अगर यह बात सच निकल आई तो उसके बाद गांव में लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। ऐसा सोचते हुए जब 2 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो 2 दिन बाद माता पिता अपनी बेटी को बिना बताए उस मैरिज हॉल पर चले जाते हैं जिस मैरिज हॉल के बारे में बताया है और वहां पर जाकर इस तरह से पूछने लगते हैं जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। अब जिस व्यक्ति से इन लोगों ने पूछा था कि यहां पर किसकी शादी हो रही है, जरा उसे बुला दो, वो हमारी बेटी है, वह और कोई नहीं उस कंपनी का चपरासी था। और जब वह उनकी आंखों में आंसू देखता है, यानी कि जब माता पिता उस मैरिज हॉल से वापस लौट गए थे क्योंकि उसकी बेटी ने उनसे मना कर दिया था, तो उसके बाद उनकी आंखों में आंसू होते हैं और इन आंसू को देखने के बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि ये आंसू झूठे तो नहीं हो सकते और कोई भला क्यों झूठ बोलेगा। फिर वह सोचता है कि जब इसके माता पिता हैं तो इसने भला इन्हें पहचानने से मना क्यों कर दिया। तभी अचानक से उसे कुछ ऐसी बातें याद आती हैं जब वह कंपनी में काम किया करता था और वहीं पर उसके व्यवहार के बारे में सोचता है। जब साक्षी जो व्यवहार सभी लोगों के साथ किया करती थी, यानी कि अपने आप को कुछ रिस्क दिखाना, और इसी रिस्क दिखाने की वजह से उसकी शादी फिलहाल विक्रम से हो रही है। तो उसके बाद उसे महसूस हो जाता है कि ये अपने माता पिता को इन सभी लोगों के सामने पहचानना नहीं चाहती और इसी वजह से शायद इसने मना कर दिया होगा क्योंकि इसकी बुनियाद झूठ पर टिकी हुई है। अब यह बात उसे काफी ज्यादा परेशान करती
करती है और वह कैसे भी करके इस बात को विक्रम तक पहुंचाना चाहता है, क्योंकि यह बात उसे काफी बुरी लगी है। तो इसीलिए वह ढूंढता ढूंढता विक्रम के पास भी चला जाता है। जो विक्रम होता है वह फेरों पर बैठा हुआ था। अब वह वहां पर जाकर चुपके से उसके कान में ये सारी बात बता देता है। अब जैसे विक्रम इस पूरी बात को सुनता है तो एकदम से कुछ सोचता है और सोचने के बाद खड़ा होता है और कहने लगता है कि ठहरिए पंडित जी, फेरे नहीं हो पाएंगे। अब इस बात को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसके बाद साक्षी भी उसकी तरफ देखने लगती है। कहती है कि विक्रम, मैं और तुम प्यार किया करते हो और तुम ऐसा भला क्यों कह रहे हो। तो उसके बाद जो विक्रम है वह कहने लगता है कि साक्षी देखो, अब हमारे फेरे हो रहे हैं और हमारी शादी भी हो जाएगी, तो तुम्हें ना जो कुछ भी मैं कहूंगा वो सच सच बताना होगा। तो उसके बाद साक्षी कहती है कि बताओ क्या पूछना है। तो उसके बाद विक्रम पूछ लेता है कि वो लोग कौन थे जिन्हें तुमने पहचानने से मना कर दिया और वो तुमसे बेटी कहकर बुला रहे थे। इस बात को सुनते ही साक्षी के चेहरे पर जो भी झूठी मुस्कान थी फेरों के टाइम पर, वो एकदम से गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है। यहां पर विक्रम समझ जाता है कि साक्षी अब तक मुझसे झूठ बोलती हुई आई थी और उसके बाद कहने लगता है कि अगर तुम इस तरह से माता पिता के साथ कर सकती हो तो मेरे साथ क्या कसर छोड़ दोगी। तो मुझे ना तुमसे शादी ही नहीं करनी। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो कैसे भी करके अपने माता पिता को ढूंढ कर लेकर आओ। इस बात को सुनने के बाद जो साक्षी है वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और उसके बाद कहती है कि विक्रम, मैं भी नहीं चाहती थी अपने माता पिता को यहां से भगाना, लेकिन मजबूरी हो गई क्योंकि मेरे जो जिंदगी की बुनियाद थी यहां पर शहर के अंदर वो झूठ पर टिकी हुई थी। मैंने एक बार झूठ बोल दिया था कि मेरे माता पिता नहीं है और उसके बाद इसी झूठ को आज तक भी ढूंढती हुई आ रही हूं। अब अगर अचानक से तुम्हें पता चलता कि मेरे माता पिता इतने गरीब हैं कि उनके पास पहनने के ढंग के कपड़े भी नहीं है, तो उसके बाद तुम क्या रिएक्ट करते। शायद तुम शादी ना तोड़ दो। इसी वजह से मैंने उन्हें यहां से भेज दिया दिल पर पत्थर रख के, लेकिन मैं अपने माता पिता से प्यार किया करती हूं क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने मेरे लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। ऐसा कहकर साक्षी फूट फूट कर रोने लगती है और मंडप के अंदर जो भी नजदीकी लोग थे वो लोग भी इस कहानी को सुनकर रोने लगते हैं। कुछ लोग तो साक्षी को बुरा बताने लगते हैं और कुछ लोग विक्रम को अच्छा बताने लगते हैं। तभी जो विक्रम होता है वो कहने लगता है कि साक्षी, तुमने बहुत गलत किया है। माता पिता के बलिदानों का तुमने ऐसा सिला दिया है, उन पर क्या बीत रही होगी। चलो अभी के अभी मेरे साथ चलो, अगर वो लोग मिलते हैं तो ही मैं तुमसे शादी कर पाऊंगा, क्योंकि जिसके माता पिता नहीं हुआ करते उन्हें पता होता है कि माता पिता की कीमत क्या हुआ करती है। इसके बाद यहाँ पर जो साक्षी का पति विक्रम होता है वह फेरों को अदबिर छोड़कर वहां से साक्षी को लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे पता था माता पिता शायद ट्रेन से आएंगे क्योंकि गरीबों की सवारी वही हुआ करती है। ऐसा सोचकर वह साक्षी को लेकर रेलवे स्टेशन पर जाता है तो वहां पर एक बेंच के ऊपर साक्षी के माता पिता वेद प्रकाश और सुमन देवी दोनों के दोनों बैठे मिल जाते हैं, जो कि फूट फूट कर रोए जा रहे थे। सुमन ज्यादा रो रही थी, वेद प्रकाश की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वह अपनी पत्नी सुमन को समझा रहा था और कह रहा था कि शायद बेटी को शहर की हवा लग गई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम उससे जिंदगी भर बात नहीं करेंगे और गांव में ये बात किसी को पता ना चल जाए। ऐसा कहकर वह अपनी पत्नी को समझा तो देता है, लेकिन खुद भी अपनी आंखों के आंसू को नहीं रोक पाता है। विक्रम और उसकी पत्नी होने वाली जो साक्षी होती है, जब वह ऐसे देखती है अपने माता पिता को तो एकदम से जाकर उनके पैर पकड़कर रो रो कर माफी मांगने लगती है। कहती है कि माँ बाबूजी मुझे माफ कर दो, मैं पैसों के चक्कर में अपनों को भूल गई और उनके बलिदान को भूल गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद मैंने अपने एक खास सहेली को भेजा था जो कि आपको अच्छी तरह से रख ले, लेकिन तब तक आप लोग वहां से जा चुके थे। इसके बाद जो माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कोई बात नहीं बेटी, तू अपनी शादी को कर और खुश रह जिंदगी में। लेकिन तभी जो विक्रम होता है वो कहता है कि माँ बाबूजी देखो, मुझे नहीं पता था कि आप इसके माता पिता हैं, इसलिए तो ये मुझसे कहा था, लेकिन अब जब आप मिल गए हो तो हमारी जो शादी है वो आपके साथ ही होगी और आप ही हमको आशीर्वाद देंगे। क्योंकि विक्रम भी पूरी तरह से अनाथ था और उसके माता पिता बचपन में उसे छोड़कर चले गए थे जब उसकी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट होने ही वाली थी। तो इसी वजह से उसे माता पिता की अहमियत पता है और वो कहता है कि अभी के अभी आप मेरे साथ चलोगे। इसके बाद जो माता पिता होते हैं वह अपनी बेटी को माफ करते हैं और उसके बाद विक्रम के साथ और अपनी बेटी साक्षी के साथ उस शादी के मंडप में पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद जो विक्रम होता है वह उनका आशीर्वाद लेकर अपनी शादी को संपन्न कराता है और सभी लोगों के सामने माइक लेकर यह अनाउंस भी करता है कि ये साक्षी के माता पिता हैं और इसने अब तक हमसे झूठ इसलिए बोला था क्योंकि ये समाज इस तरह से देखा करता है। क्योंकि जब उसके माता पिता शादी के अंदर आए थे तो सभी लोग उनकी तरफ अजीब निगाहों से देख रहे थे और जब वे उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे तो उस टाइम भी अजीब निगाहों से देख रहे थे।
इसीलिए विक्रम ने सभी को इस चीज का एहसास दिलाया कि गरीबी तो मात्र एक ऐसी चीज है कि जो जिंदगी में आती जाती रहती है, यानी कि पैसे पैसे वाले भी एक बार तो गरीब हो जाया करते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर जो विक्रम है वो सभी को इस बात का एहसास दिला देता है और उसके बाद तालियों की एक जोरदार से गड़गड़ाहट होती है और उस गड़गड़ाहट के साथ विक्रम की खूब सारी प्रशंसा की जाती है। साक्षी के माता पिता भी बड़े खुश होते हैं। साक्षी भी अपनी माँ को पाकर और पिता को पाकर बड़ी खुश होती है। और उसके बाद जो साक्षी का पति होता है विक्रम, वह जब शादी संपन्न होने के बाद वो लोग यहाँ से जाने के लिए कहने लगते हैं, यानी कि साक्षी के माता पिता तो उनसे कहता है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग हमारे साथ ही रहोगे। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं बेटा, गाँव में खेती बाड़ी है और वैसे भी हमें गाँव में रहना अच्छा लगा करता है। तो उसके बाद जो विक्रम होता है वो कहता है कि ठीक है तुम गाँव में चले जाओ। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इनकी जो जमीन है वो गिरवी रखी हुई है, तो उसके बाद वह अपने ससुर जी की जमीन को गिरवी से छुड़वाता है और कहता है कि आप ना जब तक आपका मन करे इस पर खेती करो, और उसके बाद जब भी कभी आपको लगे कि आपको खेती नहीं करनी है तो आप मेरे पास आ जाना, और किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये खेती आपको शौक के लिए करनी होगी, वरना आपके घर का खर्चा तो मैं और साक्षी मिलकर ही उठा लेंगे, किसी भी चीज की आपको कमी नहीं होगी। ऐसा ही होता है दोस्तों, आज के समय में जो साक्षी के माता पिता हैं वो बड़े ठाट बाट से जिंदगी जी रहे हैं और साक्षी और उसका पति हर हफ्ते उनसे मिलने के लिए आया करते हैं जब भी उनकी छुट्टी हुआ करती है। वैसे तो वो मुंबई में रहा करते हैं, नौकरी किया करते हैं, लेकिन ज्यादातर समय उनका यहीं पर बीता करता है। कई बार तो वो नौकरी करने के बाद दोनों पति पत्नी भी यहाँ पर आ जाया करते हैं और माता पिता के साथ अच्छा समय बिताया करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको।